अच्छा, सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। सर्कुलर मोशन, सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स एएस के रिवाइज करने पड़ेंगे। सर्कुलर मोशन में मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। और सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे पास एएस की मैकेनिक्स में हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास एक होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमने ये क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, और ऑब्वियसली एक और क्वांटिटी भी होती है टाइम, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, एएस की फिजिक्स में एक बड़ा इशू होता था इक्वेशन ऑफ मोशंस का बच्चों के साथ। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे मैकेनिक्स में कहीं भी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हम लोग डिफरेंट और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उनके थ्रू जो है हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को रिमाइंड कराऊँ। अगर एक गाड़ी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v की वेलोसिटी से, ठीक है, v की वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रही है, और इसी गाड़ी के ऊपर एक्सेलरेशन हम इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में अप्लाई करें। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कैसे अप्लाई होती है? एक्सेलरेशन कोई भी फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में अप्लाई की है। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि इससे इस कार की स्पीड इंक्रीज होती है और इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। यानी इसका मतलब है कि ये राइट साइड पे जा रही थी तो राइट साइड पे ही जाती रहती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक गाड़ी राइट साइड पे जा रही है और हमने उस पर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे लगाया, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा, यानी हमने फोर्स से किसी ब्रेकिंग फोर्स के थ्रू एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन लगाया होगा। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन स्टिल ब्रेकिंग हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो नो चेंज इन डायरेक्शन में चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल सेम डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, तो वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाती या कम करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करती, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से कार है, ठीक है, ये कार यूं जा रही है v की वेलोसिटी से, ये इसका मैंने क्या लिया है, टॉप व्यू लिया है। टॉप व्यू मतलब ऊपर से मैं इसको देख रहा हूँ, और अगर हम इस कार के ऊपर इसकी वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन या फोर्स वेलोसिटी के ऊपर 90 डिग्री पे अप्लाई करें, ठीक है। तो 90 डिग्री के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं, तो अगर हम दो वेक्टर्स को यूं देखें तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट यूं बनता है। तो हम इसी तरीके से क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट यूं बनेगा, और अब अपने इनर्शिया की वजह से ये गाड़ी यूं जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी ये यूं हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसी गाड़ी पे दोबारा एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 90 डिग्री के ऊपर अप्लाई करूँ, वेलोसिटी अब यूं जा रही है, ये ब्लू कलर की रिजल्टेंट वेलोसिटी है, अब ये यूं जा रही है, और दोबारा मैंने एक्सेलरेशन जब 90 डिग्री पे लगाई, तो अब हम क्या नोटिस करेंगे कि ये रिजल्टेंट अब यूं बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं फिर से 90 डिग्री पे एक्सेलरेशन लगाऊं तो रिजल्टेंट यूं बनेगा। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये ऐसे, तो ये गाड़ी जो है ये एक आर्क ऑफ ए सर्कल बनाना शुरू कर देगी, यानी ये किस पाथ को फॉलो करेगी, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी,
वेलोसिटी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट वी डिस्कस्ड इन एएस। ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। बाय द वे यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड थी तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड ही रहेगी और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 10 meters per second ही रहेगी। यानी when acceleration and velocity are at 90 degree right angle to each other, no change in magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? स्पीड। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओनली इट्स डायरेक्शन चेंजेस। सिर्फ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म का, मैग्नीट्यूड में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। यानी स्पीड कांस्टेंट रहती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है और ऑब्जेक्ट कैसा पाथ फॉलो करना शुरू कर देता है? सर्कुलर पाथ करना शुरू करता है। लेकिन एक शर्त है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कितने एंगल के ऊपर रहें? 90 डिग्री के ऊपर राइट एंगल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने एएस के अंदर पढ़ा था। अब हम इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं और हम लोग एक दो न्यू क्वांटिटीज के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सर्कुलर मोशन होती क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में एक फिक्स पॉइंट होता है। उस फिक्स पॉइंट को हम बड़ी सिंपल मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट के गिर्द एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट उस फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता है, इस फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करता है। ठीक है, और जब वो उस फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करता है तो एक और शर्त होती है कि उस फिक्स पॉइंट से उसकी सेपरेशन नॉट चेंज। उस फिक्स पॉइंट से उसकी सेपरेशन चेंज नहीं होगी। मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल जो है पी नॉट, लेट से इस पार्टिकल का नाम है, ये पॉइंट ए से चलेगा और लेट से चल के बी पे पहुंचेगा, तो बी पॉइंट पे भी जब ये पार्टिकल आएगा तो तब भी इसकी सेपरेशन इस फिक्स पॉइंट से कितनी ही रहेगी? सेम रहेगी। लेट से इस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल पी की सेपरेशन है आर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जब ये बी पे पहुंचेगा पार्टिकल पी, तब भी इसकी सेपरेशन कितनी ही रहेगी? आर रहेगी। जब ये पार्टिकल चलते चलते सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा तब भी इसकी सेपरेशन कितनी रहेगी? आर ही रहेगी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करता है और फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करते हुए उसकी उस फिक्स पॉइंट से सेपरेशन में चेंज नहीं आता और ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है, तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे, ठीक है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट that its separation does not change from it, such point is said to be in circular motion। जी अम्मार, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन उसके लिए कांस्टेंट होगी? एक्सेलरेशन इसके लिए कांस्टेंट होगी अम्मार अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड चलते हुए चेंज नहीं हो रही होती और नॉन यूनिफॉर्म में चलते हुए उसकी स्पीड भी चेंज हो रही होती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों के A2 के सिलेबस के अंदर जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
अगर तुम लोग A2 का सिलेबस खोल के देखो तो उसमें सर्कुलर मोशन टॉपिक नहीं है, एक्चुअली में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज नहीं आ रहा जो हमारे सिलेबस में, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ उसके बारे में बात करें। जी समी, स्क्रीन ऊपर करें, कॉपी करनी है। अच्छा स्क्रीन बेटा ऊपर ही हुई है, कहाँ और कितना ऊपर करूं? अच्छा जी, मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। जी माँ साहब आप भी कुछ पूछ रहे हैं बेटा? वही सर, डेफिनेशन रिपीट करते हैं। हाँ मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। अ पार्टिकल मूव्स in such a way, a particle moves in such a way about a fixed point, about a fixed point that it maintains, that it maintains equal separation, that it maintains equal separation. Such particle is said to be in circular motion. Such particle is said to be in circular motion. ठीक है सर? जी बेटा। सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है ना? मैं यूनिफॉर्म की अभी मैंने लिखवाई नहीं है, अगर इसमें यूनिफॉर्म भी ऐड करना चाहते हो तो नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। एक छोटी सी लाइन ऐड कर दो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज। ठीक है, रमशा भी है भाई यहाँ पे? जी अच्छा, आपका होमवर्क भी नहीं आया बेटा, मेरा आपका भी एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आपने भी होमवर्क नहीं भेजा मुझे। सर मुझे डायग्राम में मसला हो रहा था, डायग्राम नहीं बन रही थी। चलो मैं उसको फिर अब नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करूंगा और उसकी डायग्राम वगैरह भी बना दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन हो गई। सर्कुलर मोशन को अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा इसकी काइनेमेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स किस तरह की होती है, ठीक है। तो ये वो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को मैं O का नाम दे रहा हूँ, O इज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये पार्टिकल P है जो इस फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करने वाला है और इसकी सेपरेशन इस पॉइंट से कितनी है, R की सेपरेशन, ठीक है। ये लेट से इस वक्त पॉइंट A के ऊपर है, ये यहाँ से इस पाथ को फॉलो करेगा, ये जो रेड पाथ है, और ये पाथ कौन सा पाथ कहलाएगा, सर्कुलर पाथ कहलाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि लेट से ये पार्टिकल P चलते 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 पॉइंट B तक पहुंचा जहां पे इसकी सेपरेशन कितनी है, R, ठीक है। तो ये जो पर्पल से मैंने बनाया है ये इसने क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिल्कुल सही। A से B तक गया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अच्छा, जब ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो इस डिस्टेंस ट्रेवल के साथ जरा नोटिस करो, ये जो R है, ये R पहले बिल्कुल सीधा था, अब ये R यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इस R ने क्या चीज स्वीप किया, जी R ने क्या चीज चेंज की, एंगल, एंगल चेंज किया, ठीक है। जिसको हम यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, एक बात बताएं,
अगर ये ए से बी तक जाए या लेट से बी से सी तक जाए, ये वही फिक्स पॉइंट ओ है, ए से बी तक का डिस्टेंस ज्यादा है या ए से लेके सी तक का डिस्टेंस ज्यादा है? ए से सी तक का। ए का सी का डिस्टेंस। अच्छा बताओ कि ए से बी तक का डिस्टेंस एंगल ज्यादा है या ए से सी तक का एंगल ज्यादा है? सी तक का। सी तक का एंगल ज्यादा है, यानी ए से बी तक डिस्टेंस कम तो एंगल भी कम, ए से सी तक डिस्टेंस ज्यादा तो एंगल भी ज्यादा। एक बात बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट ए पे खड़ा है और ए पे ही खड़ा रहे तो बताओ कि उसका डिस्टेंस कितना होगा? एक ऑब्जेक्ट ए पे खड़ा है और ए पे ही खड़ा रहे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 0, क्योंकि डिस्टेंस चलेगा ही नहीं वो। ये बताओ मुझे कि अगर वो ए पे है और ए पे ही खड़ा रहे तो उसका एंगल कितना चेंज होगा? 0। 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दो क्वांटिटीज एस और थीटा दोनों एक दूसरे की कैसी है मैथ्स की लैंग्वेज में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम ये कहेंगे कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? थीटा के। थीटा के। यानी अगर मैं इन दो क्वांटिटीज का ग्राफ बनाऊं थीटा का एस से, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब ये कांस्टेंट आएगा तो यहाँ बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं हो रही, जो कांस्टेंट है? रेडियस। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम r का कांस्टेंट लेंगे और ये s = r थीटा। ये इक्वेशन तो कोई खास किस्म की देखी देखी इक्वेशन है। सेक्टर वाली। जी सेक्टर। जी बिल्कुल सेक्टर वाली। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? आर्क लेंथ की इक्वेशन। बिल्कुल सही है। मजे की बात ये है कि ये इक्वेशन मैथ से फिजिक्स में नहीं आई बल्कि फिजिक्स से मैथ में गई है। ठीक है, s = r थीटा आर्क लेंथ की इक्वेशन है, जिसमें आर्क लेंथ जो होती है वो s होता है। ये डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ ना, ये आर्क लेंथ होती है सर्कुलर सर्कल की लैंग्वेज में। थीटा जो होता है वो एंगल होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, और r जो होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए। अच्छा, अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? s/r के। थीटा है क्या? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी आई है हमारे पास। ठीक है बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम किसी को? जी, अम्मार, विक्राम, नेहा, शहीर, किसी को कोई सवाल करना है? ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा? सर अगर क्यू है तो सर एंगल ही होगा। रेडियन। हाँ, इसका बिल्कुल सही है, रेडियन यूनिट होगा। एक्चुअल में देखो, अगर हम आर्क लेंथ या डिस्टेंस की बात करें तो उसका यूनिट मीटर होता है और रेडियस भी मीटर में मेजर होता है, तो इसका यूनिट एक्चुअल में कुछ नहीं आ रहा होता। लेकिन उसके बावजूद हमने इसको एक न्यू यूनिट दिया, एक न्यू यूनिट बनाया इसके लिए, और बेसिक यूनिट ही बनाया, और उस बेसिक यूनिट को हमने नाम दिया किसका? रेडियन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ये इसकी डेफिनेशन बनी। ठीक है, इसका सिंबल हमने क्या बनाया, थीटा। ठीक है, और इसका यूनिट हमने क्या बनाया, रेडियन। और रेडियन इतना लंबा नहीं लिखा तो इसके लिए हमने क्या सिंबल बनाया, रेडियन के लिए RAD। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, तो हाँ अब आ रही है आवाज सही से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इसका जो सिंबल बनाया हमने थीटा बनाया, और इसका यूनिट हमने क्या बनाया, रेडियन, और उसका सिंबल क्या होता है, RAD। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जब भी सर्कुलर मोशन का सवाल आता है तो सवाल में सबसे पहले एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। ठीक है, मैं आपको उसका सवाल दिखाता हूँ, क्या क्वेश्चन होता है उसका। ठीक है, ये बुकलेट्स मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भेज भी दूंगा, और स्कूल से आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है, इस बुकलेट में सबसे पहले हमारे पास सिलेबस है। ठीक है, और उसके बाद जो है, चलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाना है। देखें, ये सारे के सारे टॉपिकल पास पेपर्स हैं सर्कुलर मोशन के। ठीक है, नजर आ रहे हैं सबको? अच्छा, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, डिफाइन रेडियन। रेडियन को डिफाइन करना है, रेडियन क्या होता है, ये पहले क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में चलो नहीं आई, थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेडियन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में डिफाइन रेडियन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में डिफाइन रेडियन। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो तकरीबन हर साल पेपर में पूछी जाती है 2 मार्क्स की। ठीक है, डिफाइन रेडियन। जी, क्या चीज होती है रेडियन, रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक चीज याद रखना, मैंने तुम लोगों को एएस में, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं बहुत सारे यूनिट्स को डिफाइन करता था। याद है किसी को, एएस में मैंने यूनिट्स डिफाइन किए हैं बहुत सारे? यस सर। इसी तरीके से एक्चुअल में वहां पे तुम लोगों की थोड़ी सी हैबिट बना रहा होता था, और वो यही बना रहा होता था कि वो A2 के अंदर भी यूनिट्स को डिफाइन करने को बोलता है। जी, कैसे डिफाइन करेंगे? Radian, sir. जी जी, Radian is the angle made when the arc of the circle is equal to the radius. बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। देखो, हमारे पास 1 रेडियन कैसे निकलता है, देखो ध्यान से सारे देखना। हमारे पास ये फिक्स पॉइंट O है, इससे एक पार्टिकल P लेट्स से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, यानी हमारा रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये पार्टिकल P चलना शुरू करता है, ये चलता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कितना चला, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर चल गया। ठीक है, यानी इसने आर्क लेंथ कितनी बनाई, 5 सेंटीमीटर बनाई। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ जो कि रेडियस के बराबर है, ये बनाने के लिए इसने कुछ एंगल बनाया, ये एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया, थीटा। और बाय द वे ये जो एंगल बना ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। बात समझ में आती है? तो आर्क लेंथ को रेडियस के इक्वल करने के लिए जो एंगल बनाया जाता है, उस एंगल को ही हम रेडियन या 1 रेडियन कहते हैं। देखो फॉर्मूले में भी लगा के देख लो, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस कितना इसने ट्रेवल किया, 5, आर कितना है 5, क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है,
तो when the arc length is equal to the radius of the circle, that makes an angle of 1 radian. ठीक है जी, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। और इसको थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स में अगर आपने लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल P है, O पॉइंट है, इसने एक आर्क को सबटेंड किया, ठीक है, और इस आर्क को सबटेंड करके इसको इसने किसके बराबर कर लिया, रेडियस के बराबर कर लिया। तो ये बराबर करने में जो एंगल बना, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। ये ज्यादा अच्छी इंग्लिश के अंदर हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, अबाउट द सेंटर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो दैट इज डेफिनेशन सर अबाउट द की बात रिपीट करेगा एक मिनट। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क about center, angle subtended by an arc about center equal to the radius of the circle, equals to the radius of the circle। ठीक है, तो ये हमारे सर ये पास 2 मार्क्स की है जी, 2 मार्क्स की होती है, तभी तो 2 लाइन है ना इसमें अबाउट सेंटर या एट सेंटर, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, अगर ये नहीं लिखोगे तो इससे 1 मार्क कटेगा तुम। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन भी हो गई। रेडियन क्या होता है, रेडियन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक ऑब्जेक्ट जब 1 कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है या कितनी इसकी आर्क लेंथ होती है। सर 360 मेरे ख्याल से। आर्क लेंथ 2 पाई आर। 360 तो रेडियन टू पाई आर। वेरी गुड, इसकी आर्क लेंथ होती है 2 पाई आर। ठीक है, विच इज एक्चुअली सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, ये सबको पता है। अच्छा, ये बताओ कि एक पूरा चक्कर, एक कंप्लीट साइकिल कितने रेडियंस के बराबर होगा। 360 रेडियंस, डिग्रीज नहीं, रेडियंस। 2 पाई सर 50 2 पाई रेडियंस। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा। कोई तरीका है कि आप प्रूव कर सकें कि एक चक्कर 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। सर पिछले वाले फॉर्मूला से। शाबाश, बिल्कुल सही जी, इसने चैट में भी बोला है। हाँ, 1 पाई जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन बेटा फिर सवाल वही है कि 1 पाई 180 डिग्री क्यों होता है जीरत। तो बेटा उसका तरीका ये है कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, एक चक्कर में S किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के, आर थीटा। तो एक चक्कर में थीटा किसके बराबर आ गया, 2 पाई 2 पाई के बराबर। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। ठीक है, अच्छा, तो एक चक्कर जो है वो 2 पाई के बराबर होता है, 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये आपको 1-2 दफा इन्होंने पेपर में पूछा है कि इसको प्रूफ करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें वो कह रहा है जी, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2007, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेडियन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क about a center equal to the radius of the circle, that is 1 mark.
why one complete revolution is equal to the angular displacement of 2 pi radians? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के बराबर क्यों होता है? तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वही छोटी सी 2 लाइनों की डेरिवेशन करनी है कि 1 सर्कल या 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर, और ये फिर आप लगा के इसको प्रूव करेंगे कि ये 2 पाई रेडियंस के बराबर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो। मैं हाल यहाँ पे आज इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ स्टॉप करते हैं आज। ठीक है बच्चों, चलें, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।